हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज की इस सेशन में हम देखने वाले हैं नीट की बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यही टॉपिक 11th क्लास की एनसीईआरटी का भी है। तो इस सेशन में हमारे दोनों जो सिलेबस है, नीट का सिलेबस और एनसीईआरटी 11th का सिलेबस, जिसमें कि जो ये टॉपिक दे रखा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, या बोल सकते हैं कि जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। करने का अर्थ है कि जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनका साथ ही साथ जो 11th का जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये कंप्लीट हो जाएगा। उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो 11th पढ़ रहे हैं उनका भी नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी केवल एक लेक्चर से, क्योंकि यह जो लेक्चर है, यह जो चैप्टर है, यह दोनों सिलेबस में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम मुख्यतः देखने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन कैसे होता है और सेल की साइकिल कैसे चलती है। उसके बाद इसमें हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल चलती है उसकी क्या फेजेस है, उसमें इंटरफेज और एम फेज देखेंगे। इंटरफेज में भी G1, S और G2, और एम फेज जो कि माइटोटिक फेज है। एक्चुअल सेल की जो डिवीजन हो रहा है वो इस एम फेज में होता है। और जो एम फेज है इसमें हम दो टाइप के डिवीजन देखेंगे सेल के, एक तो माइटोटिक डिवीजन, एक मियोटिक डिवीजन, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन पढ़ने के बाद उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने के बाद उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो चैप्टर का नेम है अपना सेल डिवीजन। सेल का जो डिवीजन है यही इस पूरे चैप्टर में दिया गया है कि सेल्स में कैसे सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चलती है और कैसे वह डिवाइड कर जाती है। अगर बेसिक बात करें हम कि सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है, तो सेल डिवीजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पुरानी सेल्स डेड हो चुकी हैं उनका रिप्लेस करना रहता है। जो न्यू ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट कर रहा है, जैसे आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखा होगा, अभी तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप 12th क्लास में इसको देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो वह एक सिंगल सेल होता है। और एक सिंगल सेल डिवाइड होकर उसमें क्लीवेज होता है, मोड्यूला, ब्लास्टुला, गेस्टुलेशन, फिर 3 जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर इन जर्म लेयर से सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। तो लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई है, और जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है 9 मंथ की, तो कैसे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स रखता है। तो ये सब कैसे हुआ, यह सेल डिवीजन से हुआ कि जब एक सिंगल सेल थी जो जाइगोट था, उसमें डिवीजन हुआ, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64, ऐसे सेल्स डिवीजन चलता रहता है। और सेल्स लगातार डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं, अपना एक पॉपुलेशन कंप्लीट कर लेती हैं। देन जब उन सेल्स में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है और वो डिफरेंशिएट हो जाती है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर स्थापित हो जाता है, तो फिर वह बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और एक 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एक कंप्लीट जो फिटस होता है, या बोल सकते हैं हम बच्चा होता है, बेबी होता है, उसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसे डन हुआ, ये सेल डिवीजन से डन हुआ। साथ ही सेल डिवीजन के और भी उपयोग हैं, जैसे कुछ डैमेज सेल है, आपके फेस पे कहीं कुछ पिंपल है और वहां पे आपके खड्डा बन जाता है, तो खड्डा कैसे बढ़ता है, वह सेल डिवीजन से बढ़ता है। या आपको कुछ चोट लग गई है, कुछ सेल्स वहां की डैमेज हो चुकी हैं, तो पास वाली जो सेल्स होती है जहाँ पे वाउंड होता है, पास वाली सेल्स डिवाइड करके उस वाउंड को भर लेती हैं या घाव भर लेती हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, सेल डिवीजन की बदौलत हो रहे हैं। जो सेल डिवीजन होता है वह उस एरिया को कवर कर लेता है। तो सेल डिवीजन के क्या उपयोग हुए यहाँ पे, कि एक तो वृद्धि में, और एक डेड सेल के रिप्लेसमेंट में, और जो जनन वाली सेल्स होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर क्रोमोसोम संख्या हाफ बनाने में, मतलब प्लॉइडी नंबर हाफ करने में। जो 2n सेल होती हैं वह nn हो जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो स्पर्म है वह n होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम संख्या आधी होती है, और जो ओवम होता है उसमें भी क्रोमोसोम संख्या आधी होती है। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो वापस डिप्लोइडी कंडीशन आ जाती है, सेल 2n हो जाती है, मतलब जाइगोट जो है वह 2n हो जाता है। तो ऐसे क्रोमोसोम की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रित रखना, मतलब एक सेम नंबर में रखना, ये भी एक सेल डिवीजन का विशेष योगदान होता है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को बिना समय गवाए,
कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम देखेंगे सेल साइकिल और डिवीजन कैसे होता है, और जो सेल साइकिल चलती है यह एक्चुअल में क्या है कि जो सेल डिवीजन होता है उसकी प्रिपरेशन होती है। जो सेल साइकिल है वह सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती है, मतलब जो सेल डिवीजन होने वाला है उससे पहले की तैयारियां होती हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे कि कैसे एक सेल डिवाइड कर रही है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो सेल डिवीजन है उसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार दे सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल, द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या अधिक डॉटर सेल बना लेती हैं उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और अगर आगे बात करें हम, तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल्स बन रही हैं वह किससे बन रही हैं, जो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनसे बन रही हैं, या बोल सकते हैं जो ओल्ड सेल है उनसे बन रही है। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और ओल्ड सेल्स। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो भी सेल्स आई हैं ये वो पहले से उपस्थित सेल से आई है या पुरानी सेल से आई है। इस बात की पुष्टि किसने की, इस बात की पुष्टि की साइंटिस्ट रोडोल्फ विर्चो ने, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। इन 1855 रुडोल्फ विर्चो अ जर्मन साइंटिस्ट, या बोल सकते हैं जर्मन फिजिशियन, सेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये लैटिन वर्ड है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको जो मैंने राउंड किया है, जो कोमा के अंदर दिया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी न्यू सेल्स बनी है वह पहले से उपस्थित सेल से बनी है, या फिर कह सकते हैं कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और ओल्ड सेल। न्यू सेल्स जो बनी है वह ओल्ड सेल से बनी है। इस बात की पुष्टि, यह स्टेटमेंट किसने दिया, साइंटिस्ट रोडोल्फ विर्चो ने। और जब रोडोल्फ विर्चो ने यह बात बोली थी तो बहुत सारी इवोल्यूशन की थ्योरियों पर भी सवाल उठना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो सेल के लिए थ्योरीज दी गई थी उनका जो मॉडिफिकेशन था वो इनके इस स्टेटमेंट से ही आया। जो सेल थ्योरीज थी उनमें जो मॉडिफिकेशन हुआ फाइनली इनके स्टेटमेंट से आया, और स्टेटमेंट क्या था कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देन अब ये बात होगी सेल डिवीजन की, कि सेल डिवीजन की हमने डेफिनेशन देखी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल या उससे अधिक सेल्स देती हैं, या फिर हम रोडोल्फ विर्चो की लैंग्वेज में बोलें तो न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं सेल साइकिल क्या होती है। जो सेल डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए सेल्स में बहुत पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, और इन तैयारियों को ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस स्लाइड में कि ये पूरा जो है यह सेल साइकिल है, मतलब सेल साइकिल की विभिन्न विभिन्न डिफरेंट इसमें स्टेजेस दे रखी हैं। सेल साइकिल के अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं। ये जो एम फेज नजर आ रही है आपको, मैं यहाँ से रेड बॉक्स में इसको डाल रहा हूँ एम फेज को। ये जो एम फेज नजर आ रही है यही एक्चुअल डिवीजन की फेज है, यहीं पर सेल डिवाइड करती हैं। सेल का जो डिवीजन होता है, डिवीजन से क्या मतलब है, एक सेल से दो बनना या एक सेल से दो या उससे अधिक बनना। ठीक है, तो जो एक्चुअल डिवीजन है वह एम फेज में होता है, मतलब जो सेल का डिवीजन हो रहा है एक से जो दो बन रही है वह कहां पर कौन सी फेज में होता है, एम फेज में होता है। बाकी की जो आपको ये फेजेस नजर आ रही है जैसे G1 फेज, आगे चलें इधर तो G1 फेज, ये ऐसे चलना है अपन को G1 फेज। देन उसके बाद ये तीर के निशान भी लग रहे हैं डायग्राम में। G1 के बाद फेज आती है एस फेज, और एस फेज के बाद फिर आती है G2 फेज, और G2 फेज के बाद यह जो अवस्था है उसके बाद एम फेज आ जाती है, और यहां पर आकर सेल डिवाइड कर जाती है। तो सेल साइकिल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ऐसा सीक्वेंस इवेंट्स जो चलते हैं उनका ऐसा सीक्वेंस जिसमें सबसे पहले तो क्या करती हैं सेल्स अपने जो है साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डुप्लीकेट कर लेती हैं, उनकी संख्या बढ़ा लेती हैं, और जो डीएनए होता है, जो जीनोम होता है, उसका डुप्लीकेशन कर लेती हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। करने का अर्थ है
कि जो ये पूरा सर्कल दे रखा है, ये एम फेज तो होगी माइटोटिक फेज जहां पर सेल का एक्चुअल डिवीजन होना है। उसके बाद जो ये जीवन फेज है, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस सेल साइकिल की डेफिनेशन को। ये जो तीर है यहां से हम इस सेल साइकिल की जो डेफिनेशन है इसको स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जीवन फेज है। जीवन फेज में कोई भी एक सेल है उसको डिवाइड होना है, माना कि कोई एक सेल है उसको डिवाइड होना है, तो उसमें सबसे पहले आएगी जीवन फेज। जीवन फेज के अंदर वह सेल अपने प्रोटीन्स और जो भी सेल अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इनकी संख्या को इंक्रीज कर लेती है। देन उसके बाद यह सेल इंटर कर जाती हैं एस फेज में, और एस फेज में जाकर यह अपने जीनोम का डुप्लीकेशन कर लेती हैं, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट कर लेती हैं। डीएनए की जो मात्रा है वह दुगनी हो जाती है, यहाँ पर डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं आता। क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उतने ही रहते हैं, क्रोमोसोम संख्या नहीं बदलती, लेकिन डीएनए जो है वह अपनी मात्रा दुगनी कर लेता है। क्रोमोसोम संख्या क्यों नहीं बदलती है और डीएनए अपनी मात्रा डुप्लीकेट कैसे कर लेता है, ये भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो एम फेज सबसे आखिरी फेज रहती है जहां पर सेल डिवाइड करती है। फर्स्ट फेज कौन सी? जीवन फेज। जीवन फेज के अंदर सेल तैयारियां कर रही है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बेसिक शादियों का। जो शादी होती है वह 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन उसकी जो तैयारियां चलती हैं वो लगभग 8 दिन या 15 दिन या 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक्चुअल जो सेल का डिवीजन होना है, एक सेल से 2 या अधिक सेल्स जो बननी है वह एम फेज में बनेगी। लेकिन उससे पहले इस एम फेज में डिवाइड होने के लिए, सेल के एम फेज में डिवाइड होने के लिए तैयारियां चलती है। और तैयारियों में क्या चलना है कि जब सेल डिवाइड होनी है, 1 की 2 बननी है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं और जो सेल की जो अंदर की जो साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वह थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि उसे आगे जाके डिवाइड करना है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर जीवन फेज में यह अपने प्रोटीन्स वगैरह या माइटोकॉन्ड्रिया इनकी संख्या इंक्रीज कर लेती हैं। उसके बाद यह एस फेज में इंटर कर जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में यह डीएनए का सिंथेसिस करती हैं। देन उसके बाद जीवन में इंटर कर जाती हैं, जहां पर यह दोबारा से प्रोटीन्स, आरएनए इनकी संख्या बढ़ाती हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की संख्या बढ़ाती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर प्रोवाइड करवाता है। आगे हम जो डिवीजन देखेंगे माइटोसिस मियोसिस, वहां पर हम इनको दोबारा से डिटेल में देखेंगे। और G2 से फिर यह एम फेज में इंटर कर जाती हैं, और एम फेज में यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन देखा जाता है। तो जो सेल का जो नॉर्मल ह्यूमन की सेल्स जो होती हैं वह 24 घंटे समय लेती हैं सेल साइकिल का, जिसमें 1 घंटे के अंदर डिवाइड कर जाती हैं। बाकी जो 90% 95% से अधिक समय जो है वह इसके डिवीजन की तैयारियों में चला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं हम। उस डायग्राम में आपको कम समझ में आया हो तो इस डायग्राम में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। द ह्यूमन सेल्स डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। ह्यूमन सेल्स एक बार डिवाइड होने के लिए लगभग 24 आवर का समय लेती हैं। जो हमारी सेल्स है, हमारी बॉडी की सेल्स है, कोई भी सेल्स मान लीजिए आप, और उसी में किसी भी प्रकार का डिवीजन मान लीजिए, जो वह डिवाइड होती हैं, एक बार डिवाइड होने में वह लगभग 24 आवर 24 घंटे का समय लेती हैं। ठीक है, उसमें जो सेल डिवीजन प्रॉपर, सेल डिवीजन उसमें भी क्या है कि सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। जो एक्चुअल सेल डिवीजन है, अभी जो हम इससे पहले वाली स्लाइड पे बात कर रहे थे, जो एक्चुअल सेल डिवीजन है, 1 से 2 या अधिक सेल जो बनना है वह ओनली 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो बाकी का समय है, एंड इंटरफेजेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अब यहां पर एक वर्ड आया इंटरफेज। इंटरफेज क्या है कि जो ये सेल साइकिल है इसको हमने बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसको एक तो है हमारी इंटरफेज। इंटरफेज वही फेज है जिसमें सेल तैयारी करेगी डिवाइड होने के लिए, और सेकंड है एम फेज, यहां आकर सेल डिवाइड कर जाएगी। डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये जो तीर दे रखा है, बाहर वाला जो एरो दे रखा है, ये ब्लैक कलर का, ये जो एरो है यह इंटरफेज को बता रहा है। इंटरफेज को बता रहा है कहां तक चल रही है इंटरफेज, यहां तक। इंटरफेज यहां से ये यहां तक चलेगी। इंटरफेज कहां तक चलेगी, यहां तक, ये इस तीर तक, यहां तक इंटरफेज चलेगी। ठीक है,
तो यहां से स्टार्ट हुई G1 से और G2 के यहां पर खत्म हो जाएगी इंटरफेज। इसमें क्या क्या इंक्लूड है इंटरफेस के अंदर? इंटरफेस के अंदर इंक्लूड है फर्स्टली G1 फेज, फिर S फेज सिंथेसिस फेज और देन G2 फेज। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरफेस की भी 3 सब फेज बोल सकते हैं हम, G1, S और G2। और जो M फेज है ये वाली, यहां से लेकर ये इतनी सी, ये M फेज है और यहां पर एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट, यहां पर सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन हावर एंड इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इंटरफेस की बात कर रहे हैं अब हम डिटेल्स में कि इंटरफेस में क्या होता है। इट इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव एंड नॉन डिवाइडिंग फेज। जो इंटरफेज है उसका फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इट इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव है क्योंकि यहां पर सेल्स जो है अपने ऑर्गेनल्स की जो है संख्या इंक्रीज कर रही है, तो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होती हैं सेल। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव एंड नॉन डिवाइडिंग फेज, क्या? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती हैं, बस तैयारी करती हैं डिवाइड होने की। इन दिस स्टेज, सेकंड पॉइंट देखने, इन दिस स्टेज सेल प्रिपेयर्स फॉर द डिवीजन। इस इंटरफेस के दौरान सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती हैं। क्यों प्रिपेयर हो रही है? क्योंकि डिवाइड करना है। प्रिपरेशन में क्या होएगा, अभी हमने बात की थी सेकंड स्लाइड पे कि वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या इंक्रीज करती हैं, डीएनए को डुप्लीकेट करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, हियर सेल्स ग्रो, हियर सेल ग्रोस बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। यहां पर क्या होता है पूरी इंटरफेस में कि यहां पर सेल ग्रोथ करती हैं। ठीक है, और कैसे ग्रोथ करती हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस करके, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को बना के और डीएनए को रेप्लिकेट करके, इस प्रकार सेल ग्रोथ करती हैं। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब इंटरफेस फिर से 3 फेजेस में डिवाइड की गई है। अभी तो पिछले वाली स्लाइड पे भी बात की थी, अब यहां पर हम और डिटेल में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी फेज है? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज और सेकंड कौन सी है? S फेज, S फेज। ठीक है, सेकंड फेज हो गई हमारी S फेज और थर्ड फेज हो गई G2 फेज। ठीक है, अब G1 फेज जो है इसको हम गैप फेज भी बोलते हैं या ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। और ग्रोथ फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल यहां पर ग्रोथ करती है, इसलिए ग्रोथ फेज बोल रहे हैं। और जो एस फेज है इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और जो थर्ड फेज है G2 फेज, इसको गैप टू फेज या ग्रोथ फेज बोलते हैं। यहाँ पर भी सेल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, आगे वाली स्लाइड देखते हैं। इंटरफेस, अब इसमें G1 फेज ले रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हमने ये डायग्राम देखा था। फेजेस ऑफ सेल साइकिल देख रहे हैं हम। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हमने बात की इंटरफेस की, 2 चीजें देखने वाले, इंटरफेस और एम फेज। अब इंटरफेस स्टार्ट किया हमने। इंटरफेज में हमने G1, S और G2 पढ़नी है हमें। ठीक है, तो इंटरफेज में हमने क्या क्या पढ़नी है? G1, S और G2। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं G1 की। G1 फेज में क्या होता है? गैप 1 फेज या ग्रोथ फेज में क्या होता है? G1 कोरेस्पोंड्स टू द इंटरवल्स बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब G1 जो फेज है यह कौन से इंटरवल है? कौन सा वाला इंटरवल है कि जहां पर माइटोसिस कंप्लीट होता है, उसके बाद G1 आती है। देन G1 के बाद क्या किसका शुरुआत हो जाती है? डीएनए रेप्लिकेशन का। तो क्या बोल रही है ये लाइन, ये सेंटेंस का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? कि G1 कोरेस्पोंड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम डायग्राम में देखें इस बात को, तो ये देखो कि G1 किस कौन से वाले स्पेस को कोरिलेट कर रही है कि एक तो ये है एम फेज। ये इस G1 से पहले कौन सी फेज थी? एम फेज, जहां पर सेल ने डिवाइड किया था। देन उसके बाद G1 फेज आई और G1 के बाद आती है एस फेज। तो इन दोनों का बीच का इंटरवल है, एम फेज और एस फेज के बीच का यह इंटरवल होती है। ठीक है, G1 फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ
बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती रहती हैं, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, वह अपने प्रोटीन्स की संख्या इंक्रीज कर लेती हैं, वह अपने माइटोकॉन्ड्रिया इनकी संख्या इंक्रीज कर लेती हैं, मतलब अपने ऑर्गेनेल्स की संख्या इंक्रीज कर लेती हैं, बट डजंट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इसके डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। तो डीएनए रेप्लिकेट कहां करेगा? सिंथेसिस फेज में। अभी अगली वाली स्लाइड पे देखेंगे। इट इज द मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अलग अलग प्रकार की सेल्स में यह अलग अलग लेंथ रखती हैं। जीवन फेज जो है यह बाकी की फेज से लॉन्ग फेज होती हैं, क्योंकि यह इसमें सेल्यूलर जो प्रिपरेशन है वो लंबी समय तक चलती रहती है। तो सभी प्रावस्था की तुलना में जीवन फेज लॉन्गेस्ट फेज होती है, और अलग अलग सेल्स में यह अलग अलग टाइम लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम एस फेज की, सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डीएनए यहां पर अपनी जो मात्रा है वह दुगनी कर लेगा। सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सिंथेसिस जो फेज है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पीरियड के दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं हम डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन डन होता है यहाँ पर। ड्यूरिंग दिस टाइम, सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। हर एक सेल में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर माना जाए इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीज टू 4C। अगर हमने इनिशियल टाइम में डीएनए की मात्रा को 2C देखा या 2 पिकोमीटर देखा, ठीक है, तो उसके बाद डीएनए की मात्रा हो जाएगी यहां पर 4 पिकोग्राम, सॉरी मीटर नहीं, ग्राम हम इसकी यूनिट यूज करेंगे। तो 2 पिकोग्राम से यह 4 पिकोग्राम हो जाएगी। तो जो यहाँ पर अमाउंट है डीएनए का वह डबल हो जाएगा, क्योंकि जो सिंथेसिस फेज है यहाँ पर डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट कर जाता है, अपना अमाउंट को दुगना कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है, ओनली डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। क्रोमोसोम की संख्या एज इट इज वही रहती है जो जीवन फेज में थी, एस फेज में भी वही रहेगी और G2 फेज में भी वही रहेगी, बस डीएनए की मात्रा डबल होएगी। एट दिस स्टेज, लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, एट दिस स्टेज डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, तो वहीं पर ऑब्वियसली वहीं पर रेप्लिकेट करेगा। एट दिस स्टेज डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल तो कहां रेप्लिकेट करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, और डीएनए कहां रेप्लिकेट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम G2 फेज की। G2 फेज, इसको गैप 2 फेज या ग्रोथ फेज बोलेंगे। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, यहाँ पर प्रोटीन और आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी और आरएनए की मात्रा भी बढ़ेगी, और एक स्पेशल प्रोटीन का निर्माण होता है वहां पर जिसको बोलते हैं हम ट्यूबुलिन। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? ट्यूबुलिन सिंथेसिस फॉर स्पिंडल अकर्स हियर। ट्यूबुलिन का सिंथेसिस होता है यहाँ पर। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है यह स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करती हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि आगे चलकर जब सेल डिवीजन होएगा एम फेज में, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं या फिर समसूत्री फेज भी बोल सकते हैं, तो वहां पर सेल जब डिवाइड करेगी तो उसमें जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर क्यों बनते हैं, क्या यूज है, अभी जो आगे वाली स्लाइड आ रही है उनमें देखेंगे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का वहां पर निर्माण होता है जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पिंडल इंक्लूड्स द सेंट्रोसोम। स्पिंडल जो है, ये टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, स्पिंडल क्या है एक्चुअल में। तो स्पिंडल इंक्लूड्स सेंट्रोसोम, क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो सेंट्रोसोम, क्या क्या आते हैं इसमें? एक एस्टर और एक थर्ड आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी स्पिंडल की स्ट्रक्चर आने वाली है आगे, वहां पर देखेंगे हम कि सेंट्रोसोम, एक तो सेंट्रोसोम, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक एस्टर, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, तो हमने क्या देखी? हमने इंटरफेस देखी। कौन सी फेज देखी? ये वाली, G1 से स्टार्ट होकर G2 तक जाने वाली,
ये पूरी फेज देखी जिसमें हमने एक एक करके पढ़ा, G1 फेज को, S फेज को, G2 फेज को। G1 फेज इंटरफेज में हमने 3 फेज देखी, G1, S, G2, जिसमें स्टार्टिंग में हमने G1 फेज देखी जिसमें क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, पर यहाँ पर इंटरवल होती है यह फेज किस किस के बीच में, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन वाली फेज कौन सी, एस फेज, इन दोनों के बीच में का मध्य स्थान होता है जिसको हम G1 फेज बोल रहे हैं। और G1 फेज में ओनली सेल्यूलर जो ऑर्गेनल्स हैं वह बढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। देन उसके बाद हमने देखी एस फेज, इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है लेकिन क्रोमोसोम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, एज इट इज बने रहते हैं। देन उसके बाद G2 फेज, यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन सी फेज में बनती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन सी फेज में बनती हैं। तो यहाँ पर नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन सी फेज में बनती है और ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों बनती है, क्या यूज है इसका। तो स्पिंडल का जो निर्माण होता है वह ट्यूबुलिन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम आगे, इंटरफेज। अब जो हमने ये अवस्थाएं पढ़ी है इनको आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये रही G1 फेज, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, G1 फेज, बार बार डायग्राम आ रहे हैं आपके लिए, आप इसको और इजीली समझ पाएंगे। ये रही G1 फेज, सेकंड है S फेज और थर्ड है G2 फेज जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ी है। एक और अवस्था होती है G0 अवस्था। क्या होती है? सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डिवाइड वेरी इनफ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं नर्व सेल। नर्व सेल एक बार जो बन गई तो वह डिवाइड नहीं होगी। और एक हार्ट सेल, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डिवाइड वेरी इनफ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल, या तो बहुत ही रेयर कंडीशन में डिवाइड होगी या फिर कभी डिवाइड नहीं होती। ऐसी सेल कौन सी हैं? जैसे नर्व सेल या हार्ट की सेल है, कांट डिवाइड वाइल, जबकि हिपेटोसाइट्स जो सेल्स होती हैं कैन डिवाइड ऑन ऑर्गेनिज्म डिमांड, ऑर्गेनिज्म की डिमांड पर यह डिवाइड हो जाती है। तो जो ये सेल्स होती हैं, सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ऐसी सेल्स जो आगे जाके डिवाइड नहीं करती हैं, किसी एक कंडीशन में जाके रुक जाती हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं करती हैं, तो सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, G1 फेज से बाहर हो जाती हैं टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं? G0 स्टेज। तो इस सर्कल में भी आपको G0 स्टेज नजर आ रही होगी, ये वाली, ये मैंने सर्कल किया G0 के, ये G0 वाली स्टेज है, ये मान सकते हैं हम, ये यहाँ पर G0 वाली, ये G0। ठीक है, तो G0 स्टेज में अगर सेल चली गई तो वह फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, वह बहुत ही रेयर कंडीशन में डिवाइड करती हैं और रेयर कंडीशन में वही जिनमें फर्दर डिवाइड होने की कैपेसिटी हो, जैसे हिपेटोसाइट सेल। तो ऐसी सेल्स जो G1 से एग्जिट कर लेती हैं, G1 से बाहर निकलकर G0 में चली जाती हैं। और ऐसी सेल कौन सी है? जैसे नर्व सेल या हार्ट सेल। अगर नर्व सेल को चोट लगती है या हार्ट सेल को चोट लगेगी तो यह डिवाइड होकर उस वाउंड या उस घाव को दोबारा नहीं भरेगी, क्योंकि यह कौन सी स्टेज में होती है? G0 स्टेज। G0 स्टेज क्या है? ऐसी स्टेज है जहां पर सेल G1 से निकलकर G0 में एक क्विसेंट स्टेज में चली जाती है, जहां पर वह फर्दर डिवाइडेशन नहीं शो करती हैं। तो ऐसी सेल कौन सी होती है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की नर्व सेल की और हार्ट सेल की, यह G0 अवस्था में रखी होती है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो G0 अवस्था में जाने के बाद भी एनिमल की डिमांड के अनुसार कभी कभी डिवाइडेशन शो कर देती हैं, जैसे हिपेटोसाइट सेल, लीवर की सेल। लीवर का अगर कोई हिस्सा हल्का सा डैमेज होता है तो एनिमल की डिमांड पर अपनी डिमांड हो जाएगी, क्योंकि लीवर का अगर कोई हिस्सा डैमेज हुआ है तो अपनी बॉडी डिमांड करेगी वहां की सेल्स के डिवाइड होने के लिए। तो लीवर की सेल्स जो होती है, जिनको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, यह एनिमल डिमांड पर डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन नर्व सेल और हार्ट सेल डिवाइड नहीं होती हैं। ये एक बार जो G0 अवस्था में चली गई तो फिर यह कभी उससे बाहर नहीं आती हैं, जबकि लीवर की सेल्स G0 अवस्था में जाने के बाद भी एनिमल की डिमांड पर G1 में वापस इंटर करके
डिवाइडेशन शो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको G0 की। तो अगर हम ओवरऑल इस डायग्राम की बात करें तो डायग्राम को हम फाइनल टच देते हैं। हमने क्या क्या देखा अभी तक कि ये सेल यहां से स्टार्ट हुई, ये वाली सेल, ये सेल G1 से स्टार्ट हुई। आप डायग्राम पे बिल्कुल डायग्राम पे नजरें गड़ाए रखें अपनी। ये एक सेल है जिसका एग्जांपल लिया हमने, इसको आगे चल के डिवाइड होना है। ठीक है, अब ये G0 अवस्था में, सॉरी G1 अवस्था में रखी हुई है। अब G1 अवस्था में क्या क्या घटनाएं घटित हुई इस सेल के अंदर, कि इससे पहले तो बात करते हैं कि स्टेज कौन सी है। ये स्टेज है एम फेज और एस फेज के बीच की। ये तो रही एस फेज, ये, और ये रही एम फेज, ये वाली। तो G1 जो स्टेज है वह एम फेज और एस फेज के बीच की स्टेज है, जहां पर की सेल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेल ऑर्गेनल्स की संख्या इंक्रीज करती हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। उसके बाद सेल इंटर कर जाती हैं एस फेज के अंदर, और एस फेज में जाकर इसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और इस फेज में जाकर सेल यहां पर अपने डीएनए की मात्रा को दुगनी कर लेती हैं, लेकिन क्रोमोसोम संख्या वही बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद सेल इंटर करती हैं G0 में, और यहां पर जाकर सेल G2 अवस्था में जाकर एस फेज से किस में गई, G2 अवस्था में। शुरू में तो G1 से एस में, और एस से गई G2 अवस्था में। ठीक है, और G2 अवस्था में जाकर यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक है, और साथ ही यहां पर अदर सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेलुलर ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं हम, आरएनए की मात्रा बढ़ाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहां पर। और फाइनली G2 स्टेज के एंड तक सेल कंप्लीटली एकदम प्रिपेयर हो जाती हैं डिवाइड होने के लिए। और अब तक यहां पर कितना समय घटित हो चुका होगा, 24 घंटे का लगभग 95% समय इंटरफेज अवस्था में ही चला जाता है। तो इंटरफेज में लगभग सेल को तैयारियां करते 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 लगभग 24 घंटे में से कितना समय हो चुका रहेगा अभी तक, लगभग 23 आवर। अब लास्ट का जो फाइनल 1 आवर है, 1 घंटा है, इसके अंदर एम फेज चलती है। ये फेज जो आपको नजर आ रही होगी डायग्राम में, देखें आप, एम फेज ये आखिरी 1 आवर में चलती है। और इसी में हम पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस। जो इतनी लंबी प्रोसेस चलती है वह माइटोसिस और मियोसिस की, डायग्राम में आपने देखा वो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन डन कितने समय में हो जाती है, फाइनल के 1 घंटे में ही। 24 आवर में से आखिरी जो 24वां घंटा होता है उसके अंदर यह एम फेज कंप्लीट हो जाती है। और इस एम फेज में हम देखते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आगे जब हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने वाले हैं वो हम कौन सी अवस्था में देखेंगे, एम फेज में। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस डन हो चुकी रहेगी। अब हम एम फेज में अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और पूरी डिवाइडिंग फेज को पढ़ेंगे। प्रिपरेशन फेज जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज वो हम पढ़ चुके हैं। आगे बस हम क्या पढ़ेंगे, डिवाइडिंग फेज, एम फेज, जिसमें भी हम कौन कौन सी फेजेस देखेंगे एम फेज में। जैसे प्रोफेज, ये यहां पर जो लिखे हुए तिरछे, प्रोफेज फर्स्ट, ये फर्स्टली हम क्या देखेंगे, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद होएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और अगर मियोसिस की बात करें तो उसमें हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड देखेंगे, जिसमें इन अवस्थाओं को 2 बार देखेंगे। ठीक है, तो आगे की स्लाइड पर देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं एम फेज की। इंटरफेज की बात कर ली हमने। इंटरफेज में क्या देखा, इंटरफेज में हमने देखा G1 एस फेज और G2 फेज, और साथ ही एक G0 फेज की बात भी की जहां पर सेल डिवाइड नहीं करती। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक्चुअल डिवीजन की फेज। अभी तक प्रिपरेशन फेजेस देख रहे थे, अब डिवीजन फेज देख रहे हैं हम, एम फेज या माइटोटिक फेज भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इसका, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। क्या बात समझ में आई कि द एम फेज रिप्रेजेंट द प्रोसेस या फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर या माइटोसिस अकर। जो सेल का एक्चुअल डिवीजन होना है, जो सेल का फटना है, सेल 1 से 2 होनी है, वो अब यहां पर होएगी। अभी तक सेल फूल रही थी, सेल के अंदर तैयारियां चल रही थी, सेल ऑर्गेनल्स, आवश्यक प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब डन हो चुके हैं इंटरफेज में। मतलब सेल बिल्कुल तैयार हैं अब डिवाइड होने के लिए। इसलिए अब हम आगे की स्टेज देख रहे हैं एम फेज।
यहाँ पर सेल, एक सेल है वह डिवाइड होकर 2 हो जाएगी। या मियोसिस की बात करें तो एक पेरेंट सेल से 4 सेल्स बन जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, इन द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। इन द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। अभी एक दो बार पहले भी हम बात कर चुके हैं, जोर दे चुके हैं इस बात पर कि जो इंटरफेस है उसी ने समय ले लिया लगभग 95% ऑफ 24 आवर, ठीक है। 24 आवर्स का 95% किसी में चला गया है सेल का, तैयारियां करने में। अभी एग्जांपल लिया था ना हमने शादियों का, कि शादियों की जो तैयारी होती है, जो भी शादी, किसी घर में शादी होती है तो उसकी तैयारी कितने दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 1 महीने या 15 दिन या 8 दिन पहले से ही। लेकिन शादी जो होनी है वह 1 या 2 दिन के अंदर डन हो जाती है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर सेल को समझिए आप, अभी जो इंटरफेस पड़ी उसमें सेल की तैयारियां चल रही हैं डिवाइड होने के लिए। अब जो एक्चुअल डिवाइडेशन होना है सेल का, वह इस आखिरी 1 घंटे में हो जाएगा। और इस आखिरी 1 घंटे के अंदर ही हम माइटोसिस और मियोसिस देखेंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात आगे बढ़ाते हैं अपनी। इन द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, ठीक है। 1 घंटे के अंदर सेल डिवाइड कर जाती है। थर्ड पॉइंट, इट इंक्लूड्स कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ माइटोटिक इवेंट्स। आपने चैप्टर को तो फोटोज वगैरह तो देख लिए होंगे, हालांकि नहीं पढ़ा होगा फिर भी फोटोज तो देख लिए होंगे। वो जितने भी फोटोज आ रहे हैं आगे के समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के, वो सब एम फेज के हैं, एम फेज के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर, इट इंक्लूड्स कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ माइटोटिक इवेंट्स। माइटोटिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन इवेंट्स को भी हमने 2 सब इवेंट्स में डिवाइड किया है। एम फेज हैव 2 स्टेजेस। अब जो ये एम फेज है डिवाइडिंग फेज है, इसको आप लिख लीजिए डिवाइडिंग फेज। कुछ बातें मैं बोलूंगा, कुछ बातें आपको स्लाइड पर मिलेगी, मतलब सभी बातें आपको स्लाइड पर देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी बात जो स्लाइड पर नहीं है वो मेरे बोलने से कवर हो जाएगी। तो आप नोट्स बनाते भी जाएं, साथ ही साथ कुछ लिखते जाएं जो आपको लगे कि ये पीपीटी या इसमें स्लाइड में आपको नजर नहीं आ रहा है और उपयोगी चीजें, तो आप उसको नोट्स में लिखते जाएं, ठीक है। तो जो एम फेज है उसकी भी 2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियो जो वर्ड है, आगे का जो ये वर्ड है कैरियो, और ये इसका आगे का वर्ड है साइटो। कैरियो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस से रेफरेंस में, और साइटो का यूज किया जाता है सेल के रेफरेंस में। कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, काइनेसिस मतलब मान लीजिए डिवीजन, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन। 2 स्टेजेस पढ़ेंगे हम एम फेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एम फेज। अब आप डायग्राम से समझिए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये रहा कैरियोकाइनेसिस, नजर आ ही रहा होगा आपको, और ये रहा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के 2 हो गए। ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस तो ये है न्यूक्लियस नंबर 1 और न्यूक्लियस नंबर 2, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस तो ये हो गया, एक न्यूक्लियस तो ये हो गया, और एक ये हो गया। ये कौन सा है? न्यूक्लियस नंबर 2। कौन सा? ये अंदर वाला, ये तीर लगा दिया मैंने, ये अंदर वाला। और ये न्यूक्लियस नंबर 1, ये तीर लगा दिया अंदर, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड किसके रेफरेंस में यूज कर रहे हैं? न्यूक्लियस के रेफरेंस में। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो भाई शुरुआत में यहां पर कोई एक सेल होगी इंटरफेज में, ये ऊपर बना रहा हूं मैं, इसका एक न्यूक्लियस रहेगा, सेल में तैयारियां चलेगी इंटरफेज में, और सेल इंटर कर जाएगी एम फेज में। बढ़िया तैयार होके सेल कहां पर इंटर कर गई? एम फेज में। अब यहां पर एक तीर लगाता हूं और कैरियोकाइनेसिस डन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये तीर लगाया मैंने, एरो लगा दिया, अब कैरियोकाइनेसिस डन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस में देखो यहाँ पर फर्स्टली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, रेड वाला डायग्राम देखिए जो मैंने बनाया है, ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सर्कल देखिए आप, सर्कल, ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैरियोकाइनेसिस डन हुआ मतलब न्यूक्लियस के 2 हो गए। अब न्यूक्लियस के 2 नजर आ रहे होंगे आपको इस डायग्राम में, 2 न्यूक्लियस हो गए। तो ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक ही सेल मेम्ब्रेन थी, ये पूरी आउटर एक ही सेल मेम्ब्रेन थी। ये जो मैं पेन चला रहा हूं, ये पूरी आउटर एक ही
सेल मेम्ब्रेन थी और यहाँ पर सेल फ्यूरो का निर्माण हो रहा है, ये फ्यूरो, ये तीर लगाता हूं यहाँ पर, ये तीर लगा दिया, ठीक है। तो ये सेल फ्यूरो, यहां से भी सेल फ्यूरो लगेगी, ऊपर से भी लगेगी। ऐसे जो सेल थी उसके अंदर ऐसे 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 अंदर की तरफ फ्यूरो खांच बनती जाएगी और ऐसे आके दो सेल बन जाएगी। शुरुआत में एक सेल थी, उसके न्यूक्लियस डिवीजन हुए, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस डन होएगा, तो जो सेल मेम्ब्रेन थी उसमें अंदर फ्यूरो बनेगी, इन्वेजिनेशन शुरू होएगा और आगे जाके दोनों मिल जाएंगे और दो सेल बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार साइटोकाइनेसिस डन होता है। तो ये बात होगी हमारी इंटरफेज की और एम फेज की, दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं हम, सेल साइकिल, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। इसमें हम देखेंगे अमाइटोसिस और सेकंड देखेंगे माइटोसिस और देन फिर थर्ड देखेंगे मियोसिस। ये जो माइटोसिस और मियोसिस है ये किस में देखेंगे हम, ये जो सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन, ये किस में होता है, एम फेज में। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में बात की थी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से हम रिवीजन करते हैं अपना जो भी हमने पढ़ा है। हमारा चैप्टर था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमने सेल डिवीजन की डेफिनेशन बोली, सेल साइकिल की डेफिनेशन बोली। क्या डेफिनेशन बोली कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या अधिक सेल बना लेती हैं, इसको तो हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और ऐसे सीक्वेंशियल इवेंट जिसमें सेल अपनी जीनोम को डुप्लीकेट करती हैं और अपने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या को बढ़ा लेती हैं, ठीक है, तो इसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। अब जो सीक्वेंशियल इवेंट्स है ये कौन कौन से, ये इवेंट्स है G1, S, G2, देन M, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बात की, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें हमने बात की इंटरफेज की और एम फेज की। देन इंटरफेज में हमने तीन फेज की बात की, G1 फेज, S फेज और G2। फिर इनको एक एक को डिटेल में पढ़ा, G1 फेज को डिटेल में पढ़ा, फिर S फेज को डिटेल में पढ़ा, फिर G2 फेज को डिटेल में पढ़ा। देन उसके बाद हमने एक G0 फेज की भी बात की कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है शरीर में जो G0 फेज में इंटर कर जाती है, मतलब डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। G0 को और अच्छे से कहें अपन तो ऐसी अवस्था जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती, G1 से खुद को G0 में डाल लेती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखी एम फेज। एम फेज एक्चुअल डिवाइडेशन फेज है और ये पूरी जो घटना चलती है सेल साइकिल की, यह 24 घंटे तक चलती है, जिसमें से लगभग 23 आवर समय किसमें लग जाता है, सेल को प्रिपरेशन में लग जाता है। और प्रिपरेशन कौन सी, इंटरफेज में लग जाता है। बाकी का जो समय होता है 1 घंटे का, वो एम फेज में सेल एम फेज में दे देती है, 1 आवर का समय। और इस एम फेज में भी क्या होता है, फर्स्टली होता है कैरियोकाइनेसिस, देन होता है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस हमने डायग्राम की फॉर्म में समझा कि कैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। देन उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है ये हमने देखा, तो इसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। ये बात हो गई। अब आगे के चैप्टर में आगे के जो लेक्चर आएंगे उसमें हम देखेंगे माइटोसिस, मतलब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें हम क्या देखेंगे, अमाइटोसिस, फर्स्टली अमाइटोसिस छोटा सा है, फिर माइटोसिस और फिर मियोसिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।